Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about International Day of Yoga. ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आराम से समझेंगे। सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे एंड देन वील गो इनटू द फिलॉसफी ऑफ योगा। आप सबको वैसे तो आज पता ही है कि हम लोग पूरे दुनिया भर में मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो 2014 में एक रिजोल्यूशन रखा गया था at United Nations by India's ambassador for declaring 21st June as International Day of Yoga और इस रिजोल्यूशन को 177 कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। दैट मेड दिस रिजोल्यूशन हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ को स्पॉन्सर्स और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने प्रोक्लेम किया 21 जून को आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है ताकि वर्ल्ड वाइड योगा से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं उसके अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके। साल 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 21 जून का क्या सिग्निफिकेंस है, इस दिन को क्यों हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह सेलिब्रेट करते हैं? तो 21 जून represents summer solstice in northern hemisphere. That means it's the longest day of the year and इंडियन ट्रेडिशन में इसको ऑस्पिशियस डे माना जाता है और यही कारण है कि इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया गया है। अगर लोगो देखा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का तो कुछ ऐसा दिखता है। वो इसमें आपको सबसे पहले फोल्डेड हैंड देखने को मिलेगा। फोल्डेड हैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्सियसनेस विथ यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा का परमात्मा से यूनियन या मिलन को रिप्रेजेंट करता है ये फोल्डेड हैंड। फोल्डेड हैंड का एक दूसरा इंटेलेक्चुअल सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। फोल्डेड हैंड कैन बी सीन एज हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मैन एंड नेचर। उसके अलावा आपको लीव्स देखने को मिलेंगे। ग्रीन कलर के लीव्स जो हैं वो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राउन कलर के लीव्स जो हैं वो अर्थ एलिमेंट्स को, बाकी अर्थ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर सिंबलाइजेस वाटर, brightness symbolizes fire and the sun which is the key source of energy and inspiration. And overall इस लोगों की बात की जाए तो it tries to reflect harmony amongst different elements of universe which is essence of yoga. योगा का मतलब ही है हारमनी या बैलेंस। तो ओवरऑल ये इस तरीके से बनाया गया है इस लोगों को कि वो हारमनी इन द यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। पूरी दुनिया जो है वो हारमनी या बैलेंस पे ही बनी है। अगर कुछ भी बैलेंस बिगड़ जाता है, चाहे वाटर का या लैंड का या एयर का बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है तो फिर इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। जैसे हाल फिलहाल में ग्रीन हाउस गैसेस का एक्सेसिव इमिशन करने के कारण बैलेंस बिगड़ रहा है विच इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। सो इट कैन बी सीन एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द कोर ऑब्जेक्टिव या कोर एसेंस ऑफ द यूनिवर्स विच इज बैलेंस, स्पेशली लाइफ ऑन अर्थ विच इज बैलेंस। तो बैलेंस को अगर हम ब्रेक करेंगे तो फिर इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन और वही यूनिवर्स या अर्थ के ऊपर जो बैलेंस है अमंग्स द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है योगा। द टैगलाइन ऑफ दिस लोगो ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। अब ओवरऑल अगर योगा फिलॉसफी के बारे में बात की जाए तो द टर्म योगा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स इंटीग्रेशन। जैसे युज या योग बोलते हैं ना, योग मतलब इंटीग्रेशन या एडिशन। तो इन व्हाट सेंस योग वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर वो भी जरा देखते हैं। इसको दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। योग यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द सोल दैट इज आत्मा विथ द यूनिवर्सल स्पिरिट परमात्मा, उस सेंस में इसको योग की तरह देखा गया है। तो जिस इंसान का सोल जो है यानी कि आत्मा परमात्मा के साथ उसका मिलन हो जाता है उस इंसान को मोक्ष या साल्वेशन मिल जाता है इवन व्हेन दैट पर्सन इज अलाइव। बट वंस दैट पर्सन स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि ही और सी डज नॉट exist in individuality, we are part of the larger whole of this universe, that
टाइम, दैट मोमेंट से उस इंसान को ये बात समझ आने लगती है कि द पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड होल, और इसी को कहा जाता है फीलिंग ऑफ मोक्ष, साल्वेशन। दूसरे सेंस में भी योगा की बात की गई है, योगा ट्राइज टू डेवलप इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड सोल। तो योगा आत्मा और परमात्मा के मिलन को भी कहा जाता है। योगा अपने ही अंदर हमारे बॉडी और सोल के बीच में इंटीग्रेशन को भी कहा जाता है। योगा का एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है ब्रीदिंग पे फोकस करना, और ब्रीदिंग को माना जाता है एज अ थ्रेड बिटवीन बॉडी एंड सोल। तो जब हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो हमारे बॉडी और सोल के बीच में इंटीग्रेशन स्ट्रांग होता है, यानी कि योग बनता है हमारे बॉडी और सोल के बीच में। तो इस तरीके से अलग अलग सिग्निफिकेंस है योगा का, आत्मा का परमात्मा से मिलन जिससे मोक्ष मिले, या हमारे ही बॉडी का हमारे सोल से इंटीग्रेशन जिससे हमारी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस मजबूत हो। थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो योगा का सबसे पहला जिक्र देखने को मिलता है ऋग्वेद में, समवेयर क्लोज टू 1500 बीसी। बाद में अथर्ववेद में इन 900 बीसी वहाँ पे बात की गई है अबाउट कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग आज कोर प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे योगा आज अ प्रैक्टिस या एज अ फिलोसफी वॉज डेवलपिंग। ऋग्वेद में जिक्र देखने को मिलता है, इट फर्स्ट अपीयर्ड, और अथर्ववेद में ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात की गई है विच इज वन ऑफ द कोर एस्पेक्ट ऑफ योगा। फिर 6th सेंचुरी में महावीर या गौतम बुद्ध, इन्होंने भी योगा के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है बिकॉज दे एम्फेसाइज्ड ऑन ध्यान योग या मेडिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ योगा। बट योगा एज ए फिलोसफी एज ए सिस्टम वाज नॉट डेवलप्ड कंप्लीटली सो फार। महावीर या बुद्धा ने मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, तो दैट लेड टू द ध्यान एस्पेक्ट ऑफ योगा, डेवलपमेंट ऑफ ध्यान एस्पेक्ट ऑफ योगा। फिर 4th सेंचुरी बीसी के आसपास वेद व्यास जी ने लिखी भागवत गीता। आप कह सकते हैं भागवत गीता वाज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ महाभारत, वो लिखी वेद व्यास जी ने। और भागवत गीता में मेनली एम्फेसाइज किया गया है ऑन कर्म योग विच इज ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ योगा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी एंड अल्टीमेटली समवेयर बिटवीन 2nd सेंचुरी बीसी टू 4th सेंचुरी एडी, एग्जैक्टली डेट का हमें पता नहीं है, बट इन लगभग 500-600 सालों के बीच में एक महर्षि हुए, महर्षि पतंजलि, एक सेंट हुए महर्षि पतंजलि। उन्होंने फिर फाउंडेशन ले डाउन किया ऑफ योगा फिलोसफी या योगा सूत्र। और योगा फिलोसफी या योगा सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने ले डाउन किया उसमें इन तमाम डेवलपमेंट्स का रोल था, इन तमाम जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थे उनका रोल था। और महर्षि पतंजलि के बाद योगा फिलोसफी एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ डेवलप हो गई। उसमें उन्होंने 8 तरीके के एक्सरसाइजेस या आप कह सकते हैं टेक्निक्स बताए। अष्टांगिक योग कहा जाता है उसको, जो महर्षि पतंजलि ने बताया, विच लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ योगा फिलोसफी। बट ऐसा नहीं कि महर्षि पतंजलि के फाउंडेशन ले डाउन करने के बाद से योगा इवॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद से भी योगा बहुत इवॉल्व हुआ है। 8th सेंचुरी में 8th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य ने योगा फिलोसफी में ज्ञान योग को ऐड किया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। करंट टाइम्स में हठ योग इज वेरी पॉपुलर, हठ योग वेयर फोकस इज मोर ऑन फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो योगा के अलग अलग टाइप्स हैं आज के टाइम में, और अलग अलग आप कह सकते हैं डायमेंशंस हैं योगा के जो डेवलप हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखते हैं डिफरेंट डायमेंशंस या टाइप्स ऑफ योगा। सबसे पहला योग अगर हम देखें तो वो है कर्म योग। कर्म योग मतलब फोकसिंग ऑन योर ओन ड्यूटी एंड नॉट गाइडेड बाय द आउटकम ऑफ द ड्यूटी। तो कर्म योग को कहा जा सकता है पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन या निष्काम कर्म या डिस्पैशनेट एक्शन। कर्म योग का जो की कॉन्सेप्ट है ये भागवत गीता में देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप ड्यूटी ओरिएंटेड इंसान हैं और आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं, एंड नॉट बिकॉज उस ड्यूटी को ईमानदारी से करने से आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो आप अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फ्रूट्स या बेनिफिट्स इन रिटर्न, तो वो भी आपको कहा जाएगा कि आप एक योगी हैं, आप कर्म योगी हैं। तो योगा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ईमानदारी से अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो भी आपको योगी कहा जाएगा, यू विल बी नोन एज कर्म योगी इन दैट केस। दूसरा योगा का तरीका होता है भक्ति योग, वेयर
an individual completely lay down or sacrifices their life or completely lay down their life on the path of devotion and love for the divine. भगवान या उस परम आत्मा के डिवाइन या लव में अपने जीवन को आप पूरी तरीके से डिवोट कर देते हैं तो भी आप माना जाएगा कि योगी हैं। बट ये योग होता है भक्ति योग। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं श्रीमंत शंकर देव जी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जी। दे कैन बी कंसिडर्ड एज की प्रैक्टिशनर ऑफ भक्ति योग। बट ऐसा नहीं है कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो भक्ति योग करेगा वो कर्म योग नहीं करेगा, या जो कर्म योग कर सकता है वो भक्ति योग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बट एसेंशियली जिस तरीके के योग जिन पर्सनालिटी से रिलेट करके देखा जाता है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। फिर तीसरा योग का तरीका है ज्ञान योग। ज्ञान योग वेयर एन इंडिविजुअल फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ विजडम। ज्ञान योग से जोड़ करके देखा जाता आदि शंकराचार्य जी को 8th सेंचुरी एडी में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अद्वैतवाद वेदांत का। तो अद्वैतवाद वेदांत में आपको बहुत ज्यादा भक्ति देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा लॉजिक देखने को मिलेगा, और उसकी मदद से दुनिया संसार इनको समझने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके के मार्ग पर चलने वाले लोगों को कहा जाता है कि दे आर ज्ञान योगी। फिर होता है राजयोग। राजयोग करने वाले वो लोग हैं हु एम्फेसाइज या फोकस ऑन मेडिटेशन एंड मेंटल डिसिप्लिन, जो अपने मन को काबू करने पे काम करते हैं, उनको कहा जाता है कि दे आर राजयोगी। राजयोगी में जो वर्ड राज है या राजा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द आइडिया दैट जो लोग राजयोग करते हैं दे आर प्रैक्टिसिंग बेसिकली किंग ऑफ ऑल योगास। तो राज योगा को माना जाता है कि इट इज किंग ऑफ ऑल योगा। तो जिसने मन पे काबू पा लिया वो हर चीज कर सकता है। इसी सेंस में इस एक्टिविटी को करने वाले लोगों को कहा जाता है राजयोग, बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग किंग या राजा ऑफ ऑल द अदर योगास। दोज हु कंट्रोल द माइंड आर द सुपीरियर और आर एक्सेलेंट as compared to any other practices, ऐसा मान सकते हैं। तो इस सेंस में इसको कहा गया है राजयोग, where the focus is on meditation and developing mental discipline। स्वामी विवेकानंद जी पॉपुलराइज्ड राजयोग। और फिर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है हठ योग, विच इज़ फोकसिंग ऑन फिजिकल पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग बैलेंसेस। अब बाबा रामदेव, BKS अयंगर, दीज आर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ हठ योग। अब एक जब अलग अलग तरह के योगा की बात चली रही है तो वी मस्ट टॉक अबाउट इंटीग्रल योगा गिवन बाय श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो आपको पहले पता है कि ही वाज एन एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर। बाद में उन्होंने पूरा अपना अप्रोच बदल दिया टुवर्ड्स लाइफ। रादर देन लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ही स्टार्टेड टू लुक फॉरवर्ड फॉर कॉस्मिक साल्वेशन। उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया एंड ही एस्टैब्लिश्ड an ashram in Pondicherry, और वहाँ पे ही started to emphasize and self reflect on different yoga approach, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, भक्ति योग। और उसके बाद उन्होंने एक अपना योगा का तरीका डेवलप किया जिसको नाम दिया गया इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ योगा। हर एक किसी एक योग को नहीं करना है, हर एक तरीके के योग को प्रैक्टिस करना है। दैट वुड बी इंटीग्रल योगा गिवन बाय श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो के हिसाब से इंटीग्रल योगा करने से इंसान का जो नेचर है इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू डिवाइन, मतलब कैन बी टर्न इनटू गॉडली नेचर। और अगर इंटीग्रल योगा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य सिर्फ खुद के इवोल्यूशन पे नहीं होना चाहिए, खुद के सैल्वेशन पे नहीं होना चाहिए, आसपास के लोगों को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए फॉर अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सो इंटीग्रल योगा is integral या connected in every sense. It integrates all the different approaches of yoga. It also integrates humans with humans. And the ultimate goal of integral yoga is not just individual salvation but collective salvation on the earth. इस सेंस में आप कह सकते हैं कि इंटीग्रल योगा इज वेरी वेरी सेल्फलेस। पर्सनल साल्वेशन यहाँ लक्ष्य नहीं है, यहाँ लक्ष्य है कलेक्टिव साल्वेशन। तब जाकर के इस धरती पे ही स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा मानना था श्री अरबिंदो जी का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में योगा डे का क्या रोल है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो हम लोग मनाते हैं उससे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या फायदा होगा, डिप्लोमेसी में क्या फायदा होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक आर्म है, कल्चरल आर्म, जिसका नाम है
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं और आपको अगर ICCR में पोस्टिंग दे दी जाती है तो आपका काम बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगा। आपको बस जा करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत के कल्चर को प्रमोट करना है। तो कभी खादी पहन के घूमो, कभी जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो सारी अपना प्रमोट कर रही हैं, यही सब काम रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ICCR जो विंग है उसका काम है भारत के कल्चर को पूरे दुनिया भर में प्रमोट करना। तो हर साल योगा इवेंट को पूरे दुनिया भर में 191 कंट्रीज में ICCR कंडक्ट करवाता है और इससे भारत का सॉफ्ट पावर डेवलप होता है, भारत का इन्फ्लुएंस, लाइकिंग फॉर इंडिया एंड इंडियाज कल्चर गेट्स स्ट्रेंथेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये फायदा है योगा डे का इन डिप्लोमेसी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, घुमा करके मैंने दिया है। योगा ट्रेडिशन इज वेरी रिच एंड डाइवर्स बट कोर ऑफ योगा रिमेन्स एक्सपीरियंशियल रादर देन डॉगमेटिक डिस्कस। थोड़ा सा घुमा करके मैंने दिया है, जरूरत पड़ी तो हिंट्स पढ़िएगा। कि बेसिक सवाल ये कह रहा है कि योगा का ट्रेडिशन तो बहुत पुराना है हमारे देश में, कई हजारों साल पुराना है, लेकिन फिर भी योगा का जो एसेंस है वो सेम है, वो बदलता नहीं। और एसेंस जो है वो एक्सपीरियंशियल है, खुद के अपने फीलिंग के बेसिस पे है, इसमें कोई ऐसे थ्योरी या थियोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले जेंडर बजटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जेंडर बजटिंग मीन्स फ्रेमिंग बजट इन सच अ मैनर जिससे विमेन का एम्पावरमेंट हो, विमेन की मेन स्ट्रीमिंग हो, विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या डिस्पैरिटी रिड्यूस हो। ये मेन लक्ष्य होता है जेंडर बजटिंग का। बट ध्यान रहे, जेंडर बजटिंग डज नॉट मीन कि अ सेपरेट बजट इज क्रिएटेड फॉर विमेन, ऐसा नहीं है। जेंडर बजटिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो बजट बनाती है सरकार, उसी में पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन की जाए कि जेंडर रिलेटेड डिस्पैरिटीज कम हों। तो जेंडर बजटिंग में मेनली फोकस किया जाता है कि जो भी बजटरी एलोकेशन किया जा रहा है अलग अलग स्कीम में, उन बजटरी एलोकेशन से विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रोविजन लाया जा रहा है फॉर LPG सब्सिडी, जिसका नाम है पहल, तो LPG सिलेंडर जो हमारे घरों में आता है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है लगभग 200 रुपए का। तो ये स्कीम जब लेकर के आई सरकार, तो उन्होंने फैसला किया, बजट के दौरान अनाउंस किया कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का 200 रुपया में ट्रांसफर करना है वो विमेन के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इससे विमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ेगी। असम के अंदर भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चलता है स्कीम, और अरुणोदय स्कीम, उसमें भी विमेन के अकाउंट में 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जब स्कीम चला ही रहे हैं तो क्यों ना उस स्कीम को ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे विमेन एम्पावरमेंट हो, ये ध्यान रखा जाता है जेंडर बजटिंग के दौरान। दूसरा, जेंडर बजटिंग में कुछ विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स भी रन किए जाते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना एंड ऑल। तो अलग से विमेन बजट नहीं बनता है, बट जो बजट है उसी में जो भी स्कीम चल रहे हैं उन स्कीम्स में कैसे विमेन को ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, प्लस कुछ नए विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स ले आए जाते हैं। ये है तरीका जेंडर बजटिंग का। जेंडर बजटिंग को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना, जब उसने 1984 में अपने बजट अनाउंसमेंट के दौरान वीमेन बजटिंग या जेंडर बजटिंग को एक अलग से एनेक्सर के फॉर्म में इंक्लूड किया। ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वीमेन बजट स्टेटमेंट इन 1984। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई साल 2005-6 वाले बजट में, जब जेंडर बजटिंग रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट एनेक्स किया गया इन ओवरऑल यूनियन बजट। ओवरऑल जेंडर बजटिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। साल 2007 में जेंडर बजटिंग सेल्स बनाए गए अमंगस्ट 57 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट जॉइंटली। तो भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब अपना अपना स्कीम लेकर के आते हैं हर साल। अब उन सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में कलेक्टिवली एक जेंडर बजटिंग सेल बनाया गया, ताकि सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो भी स्कीम लेकर के आ रहे हैं किसी साल बजट में, उस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन एम्पावरमेंट के प्रोविजंस लाए जा सके। तो 57 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में कॉमन एक सेल बना दिया गया जो आपस में सारे मिनिस्ट्रीज को जोड़ेगा। उस सेल को नाम दिया गया जेंडर बजटिंग सेल, इन ऑर्डर टू प्रमोट एप्लीकेशन ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडिया। अभी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हर साल जेंडर बजटिंग में क्या किया जाता है, जेंडर बजटिंग में
दो पार्ट होते हैं बेसिकली इंडिया के अंदर। एक पार्ट ए ऑफ जेंडर बजटिंग जहां पे 100% एलोकेशन किया जाता है टुवर्ड्स सम स्कीम्स फॉर वीमेन। तो कुछ ऐसे स्कीम्स लाए जाते हैं जिसमें 100% फंड एलोकेटेड फॉर वीमेन किए जाते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर एंड ऑल। तो मतलब कुछ ऐसे स्कीम जो सिर्फ वीमेन स्पेसिफिक हैं, वो पार्ट ए में होते हैं, जिसमें पूरा का पूरा फंड एलोकेशन जो है वो वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए होता है। पार्ट बी में ऐसे स्कीम्स होते हैं जो वीमेन स्पेसिफिक नहीं है, ओनली फॉर वीमेन नहीं है, बट उसमें वीमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन है और उसमें इंश्योर कराया जाता है कि कम से कम 30% पैसा तो वीमेन के ऊपर खर्च किया जाए, जैसे MG नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो दे आर पार्ट बी of gender budget, which are not women exclusive initiatives, but yet it is taken care that 30% of the fund is spent on women beneficiaries। साल 2025-26 के यूनियन बजट की बात की जाए तो इसका थीम था फोकस ऑन पुअर यूथ फार्मर्स एंड वीमेन। तो कहीं ना कहीं साल 2025-26 का यूनियन बजट के जो 4 इंपॉर्टेंट थीम या पिलर हैं उसमें से एक वीमेन है। तो यही माना जा सकता है एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन इन जेंडर बजटिंग। उसके अलावा अगर बजटरी एलोकेशन देखा जाए तो 8.8% ऑफ द बजट एलोकेशन ऑफ टोटल बजट वाज टुवर्ड्स जेंडर बजट, विच इज हाईएस्ट इन लास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 20 सालों में जब से जेंडर बजटिंग इंट्रोड्यूस किया गया है तब से परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बजटरी एलोकेशन किया गया है साल 2025-26 के बजट में। उसके अलावा 12 एडिशनल मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज, पोर्ट मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्रीज हैव आल्सो स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग जेंडर बजट इन देयर बजटिंग इन यूनियन बजट फ्रॉम ईयर 2025-26। तो ये सब कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स थे इस साल के बजट में। बजटरी एलोकेशन जो है ओवरऑल जेंडर बजटिंग का 8.8% तक चला गया है और 12 एडिशनल मिनिस्ट्री जो है अब जेंडर बजटिंग करने लगे हैं। तो ये इस साल के इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग जेंडर बजटिंग। करंट न्यूज ये है कि एक नया ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। भारत सरकार ने लॉन्च किया है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। ये इस तरीके का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जेंडर रिलेटेड तमाम डेटा मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज तक भारत सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज लाई हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसके अलावा सेक्स रेशियो अलग अलग स्टेट्स में क्या है, फीमेल फिटिसाइड के अगर कोई केस आए हैं तो किस स्टेट में कितने आए हैं, तो जेंडर रिलेटेड तमाम डेटा मिलेंगे। भारत सरकार की तमाम पॉलिसीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा इस जेंडर बजटिंग नॉलेज हब में। प्लस बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेज भी किन किन देशों में क्या क्या इस इनिशिएटिव्स लाए गए इन ऑर्डर टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी, वो सब भी यहाँ मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब से कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे देश के या रिसर्चर्स हैं उनको रेडीमेड डेटा मिल जाएगा टू वर्क। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जेंडर बस्टिंग में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये तो सीधा सीधा ही प्रश्न है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें भारत के अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में स्कूल एजुकेशन का लेवल कैसा है उसके बेसिस पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को स्कोर दिया जाता है और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज अबाउट स्कूल एजुकेशन और उसमें स्कोर दिया जाता है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, एंड देन दे आर कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट ग्रुपिंग्स। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर ईयर 2022-23 एंड 23-24 रिलीज किया है। अब एक बार अगर मोटा मोटा देखा जाए कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो उसमें मेनली आउटकम पे फोकस रखा जाता है कि आउटकम कैसा है किसी भी स्कूल का, प्लस गवर्नेंस मैनेजमेंट कैसा है कि उस स्कूल को मैनेज करने के लिए। आउटकम ऑफ कोर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन या लर्निंग, एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट मतलब वहाँ पे टीचर्स टाइम पे आते हैं कि नहीं, उनका ट्रेनिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है टीचर्स का टाइम टू टाइम, इवैल्यूएशन प्रोसेस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो 2 ब्रॉडर कैटेगरी हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के लिए। अब
आउटकम कैटेगरी के अंदर अलग अलग डोमेन आते हैं, लर्निंग आउटकम, एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विटी। एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत दो ब्रॉडर डोमेन आते हैं, गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो दो कैटेगरीज हैं, 6 टोटल डोमेन है। आउटकम से रिलेटेड 4 डोमेन, गवर्नेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 डोमेन, और हर एक डोमेन से रिलेटेड अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। जैसे लर्निंग आउटकम के 12 इंडिकेटर्स हैं कि लिखना आता है कि नहीं, पढ़ना आता है कि नहीं, नंबर सिस्टम मैथ्स के रिजॉल्व सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ना आता है कि नहीं, इस तरीके से 12 पैरामीटर्स हैं। एक्सेसिबिलिटी के 7 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल इंडिकेटर्स हैं 73, और हर एक इंडिकेटर के लिए कुछ वेटेज है। जैसे लर्निंग आउटकम के लिए 240 वेटेज है, एक्सेस के लिए 80 वेटेज है। तो इस तरीके से टोटल वेटेज है 1000 का। तो ये है पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का मैकेनिज्म। 2 कैटेगरी, 6 डोमेन, 73 इंडिकेटर एंड टोटल वेटेज ऑफ या टोटल पॉइंट्स ऑफ 1000। अब हर एक स्टेट को इस 1000 पॉइंट में से स्कोर दिया जाता है, और स्कोर के बेसिस पे फिर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि अगर उनका स्कोर 941 टू 1000 हुआ तो उनको दक्ष कैटेगरी में रखा जाएगा, बेस्ट कैटेगरी। 881 टू 940 हुआ तो उत्कर्ष, 821 टू 880 तो अति उत्तम, इस तरीके से। और जो लोवेस्ट है वो है 401 टू 460 वाला स्कोर, जिसमें रखा जाएगा आकांक्षी 3 कैटेगरी में। ये जो पीजीआई है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, आप जीएस पेपर 2 में जब इंडियन पॉलिटी के कोई आंसर लिख रहे हो और आप फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे हो, तो वहां पे पीजीआई को आप मेंशन कर सकते हैं एज एन एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंगस्ट स्टेट्स। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बेसिकली एम्स एट प्रमोटिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंगस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके अलावा पीजीआई ऑल्सो अलाइंस विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड ऑल्सो एम्स और अलाइंस विथ एचडीजी नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। अब पीजीआई 2.0 जो हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है, उसके की फाइंडिंग्स देखते हैं। द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी हैज बीन चंडीगढ़ विथ ए स्कोर ऑफ 703। चंडीगढ़ पिछले 3 साल से या 3 बार से टॉप पे ही है, बट डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट कैटेगरी, इट इज एट दिस रेंज ओनली, ये वाला रेंज। प्रचेष्टा 703 स्कोर है ना चंडीगढ़ का, तो प्रचेष्टा कैटेगरी में है। नो स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज इन द कैटेगरी ऑफ उत्तम, अति उत्तम, उत्कर्ष या दक्ष, इसमें तो कोई है ही नहीं। चंडीगढ़ प्रचेष्टा में है। उसके अलावा चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं जो फिर प्रचेष्टा 2 या 3 कैटेगरी में आएंगे। इनफैक्ट प्रचेष्टा 2 कैटेगरी में भी कोई नहीं है, प्रचेष्टा 3 कैटेगरी में आएंगे ये पंजाब और दिल्ली जैसे स्टेट्स। बॉटम परफॉर्मेंस पे बात की जाए तो मेघालय है इन आकांक्षी 3 कैटेगरी। असम की बात की जाए तो सेकंड बॉटम में है, सेकंड लोवेस्ट में असम है विद आकांक्षी, या दैट मीन्स इन आकांक्षी 2 कैटेगरी। असम का स्कोर जो है वो 511 है दिस ईयर, 511, जो 13 पॉइंट इंप्रूवमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट पीजीआई। तो पीजीआई 2022-23 में असम का स्कोर था 498, इस साल है 511, येट असम इज पुट इन दिस आकांक्षी 2 कैटेगरी, सेकंड रंग फ्रॉम द लोवेस्ट, बट ऊपर से भी कोई टॉप में है नहीं। तो ये सब कुछ बताता है कि अभी भारत के अंदर जो स्कूल एजुकेशन है उसको अपनी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव करनी है हर स्टेट में, इंक्लूडिंग असम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टेम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईएमआर एंड एमएमआर related progress in Assam, important from syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। सबसे पहले समझते हैं MMR एंड IMR का मतलब क्या होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इट सिंपली मीन्स नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड रिलेटेड कॉजेज फॉर 1 लाख लाइफ बर्थ। तो जैसे ही एक विमेन जब बच्चे को जन्म देती है या वो प्रेग्नेंट स्टेट में भी है, तो अगर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी। और मैटरनल मोर्टेलिटी कितनी हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए पैरामीटर है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। पर 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी वुमेन बच्चों को जन्म देने के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, उन सबको कैटेगराइज किया जाता है एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो
बच्चे को जन्म देने के, प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर के बच्चे के जन्म होने के 42 डेज बाद तक अगर विमेन की डेथ हो जाती है तो उसको मैटरनल मॉर्टेलिटी में काउंट किया जाता है। तो 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी वुमेन की डेथ हो गई, वो होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। और दूसरा होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से कितने बच्चे 1 साल तक भी सरवाइव नहीं कर पाए, 1 साल की उम्र से पहले अगर मर जाएं तो इट इज नोन एज इन्फेंट मॉर्टेलिटी। एंड ओवरऑल 1 साल में 1000 पर 1000 में कितने बच्चों की डेथ हो गई, उसको कहा जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब भारत सरकार का एक सर्वे सिस्टम है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें ये IMR, MMR एंड TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट वगैरह पे डेटा कैलकुलेट किया जाता है अक्रॉस द स्टेट। और अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हाल फिलहाल में डेटा आई है, यानी कि SRS डेटा आई है साल 2020 से लेकर 22 तक की। उसमें असम रिलेटेड एक अच्छा न्यूज है कि MMR एंड IMR हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड। जैसे MMR की बात की जाए तो MMR हैज कम डाउन टू 125 इन असम एज पर SRS ऑफ 2020-22। असम की अगर बात की जाए तो लगभग 2 डिकेड पहले असम के अंदर MMR था 480 से घटाकर के 125 हो गया है असम के अंदर MMR एज पर SRS ऑफ 2020-22। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। नाउ असम इज बेटर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। बट ओवरऑल अगर नेशनल एवरेज से बात की जाए तो अभी भी असम के अंदर जो MMR रेट है वो थोड़ा हाइयर है। नेशनल एवरेज MMR का है 88। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है केरला विथ MMR ऑफ 18, यानी कि पर 1 लाख में 18 वीमेन की डेथ होती है। भारत में एवरेज है 88, असम के अंदर इट इज 125। तो अभी उसको और इम्प्रूव होना है, बट ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। 125 पे आ गया है, विच वॉज वंस वेरी वेरी हाई, एज हाई एज 480। वहीं अगर IMR की बात की जाए तो IMR ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फ्रॉम 68 इन 2005 टू 32 इन 2022। बट IMR का जो डेटा है वो फाइनल कंपाइल होकर के अभी आया नहीं है, MMR का ही डेटा आया है, बट वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो एज पर अ ब्रॉडर SRS रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट रिगार्डिंग IMR विच इज येट नॉट ऑफिशियली आउट, IMR का डेटा भी असम में काफ़ी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 68 टू 32। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब ऑन एन एवरेज एक वीमेन अपने ओवरऑल रिप्रोडक्टिव साइकिल में, रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है वो बताता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इन असम ऑल्सो हैज कम डाउन फ्रॉम 2.9 टू 2.1। 2.1 इज नोन एज रिप्लेसमेंट रेट। अभी जो सबसे मेजर फैक्टर रहा है इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ IMR एंड MMR इन असम वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब ज़्यादातर जो गरीब से गरीब परिवार भी हैं वो भी डिलीवरी के लिए रिकमेंडेड हेल्थ सेंटर्स पे जाते हैं, इनको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। पहले डिलीवरी करा ली जाती थी घरों में अंडर सुपरविजन ऑफ सम मिडवाइफ्स या नर्सेज, जिनको दाइमा कहते हैं। तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बहुत बार कुछ लैप्सेज हो जाने के कारण IMR या MMR हाई रहता था। बट अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हैज़ राइजन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2004 या 6 में। वो SRS उस टाइम का कहता है कि असम के अंदर सिर्फ 22% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होते थे। नाउ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हैज़ गॉन अप टू 98%, विच इज द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर इन डिक्लाइन ऑफ IMR एंड MMR। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2025 ऑफ असम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। असम सरकार लेकर के आई इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2025। ये पॉलिसी लाया गया 24 फरवरी 2025 को एंड इट विल बी इन फोर्स टिल 31 मार्च 2030। इस पॉलिसी के अंतर्गत अलग अलग जो क्लीन एनर्जी मेथड्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, पंप स्टोरेज, यानी कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं प्लस ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे फोकस किया जाएगा। सबके लिए एक टारगेट रखा गया है। तो बेसिकली असम इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी aims to position Assam as a preferred renewable energy investment destination, establish Assam as a significant player in green hydrogen and ammonia economy। अलग अलग एरियाज पे फोकस किया जाएगा, सोलर, विंड, हाइब्रिड, यहाँ पे भी आप पढ़ ही लिए, अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे फोकस किया जाएगा। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को पुश किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि असम की जो क्लीन एनर्जी पॉलिसी है इट इज़ इन लाइन विथ
attainment of Panchamrit strategy of Government of India, the 5 principled strategy that was adopted by Government of India at Conference of Party number 26 Glasgow। पंचामृत स्ट्रेटजी के बारे में तो आप देख ही चुके हैं। अभी आसाम इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी में सारे ब्रेकअप वाले डेटा तो आप याद नहीं रख सकते कि विंड का कितना है, पम्प्ड स्टोरेज का कितना है, बट ओवरऑल याद रखिए कि लक्ष्य है 11.7 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है बाय 2030। ये पहला लक्ष्य है। और दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड टारगेट है 2000 किलो टन पर एनम बाय 2030। दीज टू टारगेट्स एटलीस्ट मस्ट बी मक्ड अप फॉर मेंस आंसर राइटिंग। आसाम इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी। न्यूज़ ये है कि एक थिंक टैंक है इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करने वाली, यानी कि एक एजेंसी है जिसका नाम है आई फॉरेस्ट। उसके हिसाब से आसाम सरकार ने जो रूफ टॉप सोलर पावर प्रोडक्शन का टारगेट रखा है 2030 तक अंडर इट्स इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, उससे 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है। आसाम सरकार ने रूफ टॉप सोलर प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है लगभग 1900 मेगावाट का, बट आई फॉरेस्ट के हिसाब से ये 13,000 तक किया जा सकता है। अब दिस न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, याद आ गया तो लिख सकते हैं आप मेंस में, बट न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप आइस इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के ये बेसिक 2 डेटा जरूर याद रखें। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एनईपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एनईपी में याद रखिए हिंदी इज नॉट कंपलसरी फॉर साउथ इंडियन स्टेट्स, बट सरकार उसको इंप्लीमेंट कर रही है, इसी कारण से साउथ इंडियन स्टेट से बैकलैश आ रहा है। कंपलसरी नहीं है लेकिन इंप्लीमेंट वैसे ही किया जा रहा है। इसका तो जवाब सीधा होगा वेजिटेबल ऑयल। अगेन दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या इनकरेक्ट है पूछा था। यहाँ पे 4th स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज डू नॉट ब्रिंग मच रेनफॉल इन असम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।